हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई? बढ़िया। चलिए, पिछले क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में क्या क्या होता है भाई? ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, कॉन्शसनेस, ऑर्गेनिज्म कॉन्शस होते हैं अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट को लेकर, वो सेल्फ रेप्लिकेशन का उसमें प्रॉपर्टी होता है, यानी अपने नंबर्स को वो इंक्रीज कर सकते हैं और वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। क्या? इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। अब इस सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। उम्मीद करते हैं आप एनसीईआरटी जरूर पढ़े होंगे। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग दीजिएगा ग्रोथ। क्या? ग्रोथ। ये भाई ग्रोथ क्या है? तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के मास का बढ़ना क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। क्या? ग्रोथ कहलाता है। या किसी भी ऑर्गेनिज्म के नंबर का बढ़ना भी क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर, ये ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टर्स है। क्या है? ट्विन कैरेक्टर्स है। ठीक है, तो हेडिंग देंगे ग्रोथ। जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है? ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन मास क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। वो तो हमारे और आपके लिए, जब हम बचपन में छोटे से थे तो हमारा मास कम था, लेकिन समय के साथ हमारा मास बढ़ता गया, तो हमें क्या हुआ भाई? ग्रोथ हुआ। क्या हुआ? ग्रोथ हुआ। लेकिन ग्रोथ को देखा जाता है दो टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ मास एंड इन टर्म्स ऑफ नंबर। क्या? इन टर्म्स ऑफ मास एंड इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो लिखेंगे इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, increase in mass and increase in number, increase in mass and increase in number of organism of organism of organism are twin characters of growth। यानी ग्रोथ का दो कैरेक्टर्स होता है। ग्रोथ को आप दो टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। पहला तो इंक्रीज इन मास के टर्म्स में और दूसरा इंक्रीज इन नंबर्स के टर्म्स में। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर ट्विन कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लियर? आर ट्विन कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ग्रोथ में। ये जो ग्रोथ है ना, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, किसके लिए भाई? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ये ग्रोथ क्या है? सिनोनिम्स है। क्या है? सिनोनिम्स है। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ होता है और रिप्रोडक्शन होता है, सॉरी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है और रिप्रोडक्शन होता है, वो आपस में क्या होता है? सिनोनिम्स होता है। क्या होता है? सिनोनिम्स होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ का मतलब रिप्रोडक्शन। अमीबा का ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब अमीबा का नंबर्स बढ़ रहा है, यानी अमीबा का रिप्रोडक्शन हो रहा है। क्लियर? तो इस तरह का बात आपके एनसीईआरटी में कुछ लिखा होता है। लिविंग में जो ग्रोथ होता है वो इररिवर्सिबल होता है। क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है वो इररिवर्सिबल होता है। तो ग्रोथ परमानेंट होता है और इररिवर्सिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे ग्रोथ इज परमानेंट एंड इररिवर्सिबल। ग्रोथ क्या होता है? परमानेंट होता है और इररिवर्सिबल होता है। ग्रोथ का कारण क्या है? हाँ भाई, किसी भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ का कारण क्या है? तो ग्रोथ का कारण क्या है? बोलो ना। ग्रोथ का कारण है सेल डिवीजन। क्या? सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन। क्या है? सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन। सर, ये सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म में या सेल में क्यों होता है? तो ये होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण। जो होता है भाई? मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण। तो नेक्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे कॉज ऑफ ग्रोथ is result of metabolism, is
कॉज ऑफ ग्रोथ इज रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। क्लियर? मेटाबॉलिज्म क्या है या मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है? क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग रिएक्शन क्या कहलाता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाता है। एक बार फिर से, सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग रिएक्शन क्या कहलाता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाता है। तो ग्रोथ का कारण क्या है? ग्रोथ का कारण है मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म। इस मेटाबॉलिक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, जो रिजल्ट है, वो होता है सेल डिवीजन। क्या? सेल डिवीजन। यानी सेल डिवीजन के कारण भी आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ देखने को मिलेगा, ऑर्गेनिज्म का नंबर इंक्रीज होगा। क्लियर? और दूसरा कारण है सेल इलॉन्गेशन। क्या कारण है? सेल इलॉन्गेशन। तो सेल डिवीजन एंड सेल इलॉन्गेशन ये ग्रोथ करवाता है, इसके कारण ग्रोथ दिखता है। एक्चुअल में सेल डिवीजन और सेल इलॉन्गेशन हुआ क्यों? तो मेटाबॉलिज्म के कारण। क्यों हुआ? मेटाबॉलिज्म के कारण। क्लियर? चलिए मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे आप रेस्पिरेशन करते हैं, क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है भाई? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और आप रिलीज करते हैं CO2 H2O और बदले में आपको मिलता है एनर्जी। क्या मिलता है? एनर्जी। ये हुआ रेस्पिरेशन, ये भी एक मेटाबॉलिक रिएक्शन। दूसरा मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है कि CO2 और H2O की कॉम्बिनेशन से फोटोसिंथेसिस आप क्या बना देते हैं भाई? ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। या बहुत सारे ग्लूकोज के हेल्प से क्या बनाते हैं? ग्लाइकोजेन बनाते हैं। आप अगर ह्यूमन बॉडी में बना रहे हैं तो क्या? ग्लाइकोजेन बनाते हैं। ठीक है, सुनना भाई ध्यान से। तो ये CO2 और H2O के मिलने से जो एक लार्जर मॉलिक्यूल बनता है, ये भी मेटाबॉलिक रिएक्शन का पार्ट है। लेकिन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिला के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा तो उसको कहेंगे एनाबॉलिक रिएक्शन। क्या कहेंगे? एनाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे। क्लियर? लेकिन एक बड़े मॉलिक्यूल को ब्रेक करने से छोटा छोटा मॉलिक्यूल मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा आपको? एनर्जी मिलेगा, तो उसको बोलेंगे कैटाबॉलिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिक रिएक्शन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा ये एनाबॉलिक कैटाबॉलिक क्यों बता रहे हैं सर? देखो एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन समझ में आ गया? ये दोनों रिएक्शन मिलके क्या कहलाता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्या कहलाता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होगा तो कब होगा? जब उस ऑर्गेनिज्म का एनाबॉलिक रिएक्शन ज्यादा होगा तब होगा, या जब उसमें कैटाबॉलिक रिएक्शन ज्यादा होगा तब होगा? तो आप बताइए कब होगा? जब उसमें एनाबॉलिक रिएक्शन होगा ज्यादा तब उसमें ग्रोथ ज्यादा होगा। ग्रोथ का मतलब होता है मटेरियल का फॉर्मेशन। क्या? मटेरियल का फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ मास और इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो कब हो रहा है मटेरियल का फॉर्मेशन? जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिला के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। यानी ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब एनाबॉलिक ज्यादा होगा और कैटाबॉलिक कम होगा। तो ये भी बात आप याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने का पूरा प्रोबेबिलिटी है। समझ में आ गया? एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन को दोनों मिला के क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन। और किसी भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कब पॉसिबल है? जब एनाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिक रिएक्शन ज्यादा होगा और कैटाबॉलिक रिएक्शन कम होगा। तो क्या देखने को मिलेगा? तब देखने को मिलेगा ग्रोथ। क्या? ऑर्गेनिज्म में होगा ग्रोथ। क्लियर है? तब ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा ग्रोथ। आगे बढ़ते हैं। ये जो ग्रोथ है ना, ये दो तरह का होता है। एक होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। लेकिन आप याद कीजिए, पिछले बार हम आपको बताए थे कि भाई ग्रोथ जो है ना और रिप्रोडक्शन है, ये ह्यूमन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। क्या? कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। क्यों सर? देखो ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी क्या होता है? ग्रोथ देखने को मिलता है। समझ में आ गया? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ देखने को मिलता है। इसलिए ग्रोथ तो लिविंग में भी हो रहा है और नॉन लिविंग में भी हो रहा है। इसलिए आप ग्रोथ को लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं बोल सकते। कैरेक्टरिस्टिक फीचर या डिफाइनिंग फीचर कहने का मतलब है कि भाई वैसा फीचर जो सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा? लिविंग में ही होगा। ठीक है? तो ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ लिविंग में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है? लिविंग में भी देखने को मिलता है और नॉन लिविंग में भी देखने को मिलता है। जैसे
सर नॉन लिविंग में ग्रोथ कहाँ पे देखने को मिलता है? देख, क्या आपको पता है, समय के साथ जो माउंटेन्स होते हैं उनका हाइट बढ़ता है, तो वहां पे भी क्या हो रहा है भाई? ग्रोथ हो रहा है। अगर आप किसी रेगिस्तान में जाते हैं, डिजर्ट एरिया में जाते हैं, तो आप देखते हैं 1 घंटे जो बालू का ये रेत का जो ये टीला है ना, ये पहले घंटे में थोड़ा सा कम ऊंचा है, और तेज हवा आएगा और बहुत सारा इसमें सैंड आके इकट्ठा हो जाएगा, और इसका जो हाइट है ये बढ़ जाएगा। तो फिर से इसका हाइट बढ़ गया, यानी ये क्या हो गया? यहाँ पे भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? ग्रोथ देखने को मिल रहा है। क्लियर? यहाँ पे भी क्या देखने को मिल रहा है? ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ देखने को मिलता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ देखने को मिलता है। इसीलिए ग्रोथ लिविंग का डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्लियर? तो लेकिन आपके मन में आ रहा है सर देखिए ना, यहाँ पे तो ग्रोथ दो तरह का है। एक इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है ह्यूमन में या फिर एनिमल्स में या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल। लिविंग का जो ग्रोथ होता है ना, वो इंटरनली ग्रोथ होता है। लिविंग में जो ग्रोथ होता है वो इंटरनली ग्रोथ होता है, यानी इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है। जबकि नॉन लिविंग का ग्रोथ देखिए, नॉन लिविंग का ग्रोथ कैसा होता है? एक्सटर्नल ग्रोथ होता है, यानी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है। बिल्कुल सही। तो ग्रोथ दो तरह के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ जो अंदर से होता है फ्रॉम इनसाइड, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड। तो बात को समझना, एनसीईआरटी लिखता है कि भाई ग्रोथ जो है ना, वो लिविंग का डिफाइनिंग फीचर नहीं है, डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। एक बार फिर से, ग्रोथ लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इंट्रिंसिक ग्रोथ के बारे में। इंट्रिंसिक ग्रोथ लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर है। एक बार फिर से, इंट्रिंसिक ग्रोथ लिविंग का डिफाइनिंग फीचर है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ लिविंग का डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्लियर है? तो अगर स्पेसिफाई कर दे कि भाई इंट्रिंसिक ग्रोथ का बात कर रहा है, तब आंसर क्या जाएगा कि हाँ, इंट्रिंसिक ग्रोथ लिविंग का क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। क्लियर? तो ग्रोथ कितने तरह का होता है भाई? दो तरह का होता है, एक होता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और दूसरा होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ। क्या? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और इंट्रिंसिक ग्रोथ। तो ग्रोथ को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। क्या क्या बोलो ना? एक हो गया इंट्रिंसिक ग्रोथ और दूसरा हो गया एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है ना, क्या? इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो फ्रॉम इनसाइड। कहां से होता है? फ्रॉम इनसाइड। अंदर से अगर ग्रोथ होगा तो क्या कहलाएगा? इंट्रिंसिक ग्रोथ। और ये इंट्रिंसिक ग्रोथ ना किसमें पाया जाता है भाई? लिविंग में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है? लिविंग में प्रेजेंट होता है। सिर्फ और सिर्फ लिविंग में प्रेजेंट होता है। इंट्रिंसिक ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ लिविंग में प्रेजेंट होता है। इसीलिए इंट्रिंसिक ग्रोथ को हम कहते हैं डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ, क्या कहते हैं? डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ, डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है? तो लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या है? इंट्रिंसिक ग्रोथ है। ठीक है? सिर्फ ग्रोथ नहीं बोलेंगे। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या होता है भाई? फ्रॉम आउटसाइड। वैसा ग्रोथ जो बाहर से होता है, फ्रॉम आउटसाइड। क्लियर? फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड कैसे सर ग्रोथ होगा? तो एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है? तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ में एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड एंड फॉर्मेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड इंट्रिंसिक ग्रोथ कहलाता है। ये नॉन लिविंग में प्रेजेंट होता है और ये लिविंग में प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। इंट्रिंसिक ग्रोथ दो तरह का होता है, यानी एनिमल्स में, सॉरी, इंट्रिंसिक ग्रोथ दो तरह का होता है, यानी इसका मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाने वाला ग्रोथ दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक होता है डिटर्मिनेंट ग्रोथ और दूसरा होता है इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ। एक बार फिर से, इंट्रिंसिक ग्रोथ कितने तरह का? दो तरह का। चलिए देखते हैं। इंट्रिंसिक ग्रोथ,
इंट्रिंसिक ग्रोथ कितने तरह का भाई? 2 तरह का। कौन कौन सा? एक होता है, बोलो ना, इंट्रिंसिक ग्रोथ 2 तरह का। कौन कौन सा? एक होता है डिटरमिनेंट ग्रोथ और दूसरा होता है इनडिटरमिनेंट ग्रोथ। डिटरमिनेंट ग्रोथ और इनडिटरमिनेंट ग्रोथ। डिटरमिनेंट ग्रोथ देखो भाई, इंट्रिंसिक ग्रोथ मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाला ग्रोथ 2 तरह का, डिटरमिनेंट और इनडिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का मतलब लिमिटेड ग्रोथ। क्या? लिमिटेड ग्रोथ। तो डिटरमिनेंट का मतलब होता है लिमिटेड ग्रोथ। अब आप बताइए ये लिमिटेड ग्रोथ किस में पाया जाता है, एनिमल्स में या प्लांट्स में? तो डिटरमिनेंट ग्रोथ यानी लिमिटेड ग्रोथ, लिमिटेड ग्रोथ। और लिमिटेड ग्रोथ होता है किसमें, बोलो ना, एनिमल या प्लांट में? एनिमल में। मतलब एनिमल्स में जो ग्रोथ होता है, एनिमल्स में जो इंक्रीज इन हाइट होता है, ठीक है, ये एक सर्टेन एज तक होता है। क्या? एक सर्टेन एज तक होता है। तो लिमिटेड ग्रोथ ये किसमें देखने को मिलता है भाई? एनिमल्स में देखने को मिलता है। एनिमल्स का जो ग्रोथ होता है एक सर्टेन एज तक होता है, एक सर्टेन लिमिट तक होता है, क्योंकि ये डिटरमिनेंट होता है, ये जेनेटिकली कंट्रोल होता है। लेकिन इंट्रिंसिक ग्रोथ इनडिटरमिनेंट भी होता है। इनडिटरमिनेंट कहने का मतलब है अनलिमिटेड ग्रोथ। क्या? अनलिमिटेड ग्रोथ। और अनलिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलता है प्लांट्स या एनिमल में? बोलो ना, किसमें देखने को मिलता है? प्लांट में। यानी प्लांट्स का जब तक उम्र है, जब तक प्लांट्स लिविंग है, तब तक प्लांट्स में इनडिटरमिनेंट ग्रोथ होता है, बस होता रहता है समय तक। आया समझ में? डिटरमिनेंट ग्रोथ का ये भी मतलब है कि भाई हाथ, आंख, नाक, कान, मुंह, ये सब कहाँ पे रहना चाहिए? लिमिट में रहना चाहिए, कितना बढ़ना चाहिए। लेकिन इनडिटरमिनेंट ग्रोथ यानी प्लांट्स में क्या है, ब्रांचेस कहीं से भी अराइज हो सकती हैं, न्यू लीफ का फॉर्मेशन कहीं से भी हो सकता है और किसी भी एज में हो सकता है। ठीक है, प्लांट्स चाहे कितना भी एज का हो गया हो, उसमें ग्रोथ होगा। जब तक प्लांट्स लिविंग है तब तक प्लांट्स में ग्रोथ होगा, यानी वहां पे अनलिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलता है। आपको पता है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये तो आपको बता दिया। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिनोनिम्स है। क्या है? सिनोनिम्स है। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का अगर नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या हो रहा है भाई? रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। 1 अमीबा से 2 अमीबा हो गया, 2 से क्या 4 अमीबा हो गया, 4 से 8 अमीबा हो गया। यानी अमीबा का तो ग्रोथ हो रहा है, यानी साथ ही साथ अमीबा का रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि भाई रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ के जैसा होता है। यानी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? लगभग सेम होता है। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिवली इवेंट्स है। क्या भाई? एक्सक्लूसिवली इवेंट है, मतलब अलग अलग इवेंट है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ का मतलब कुछ और होता है, ठीक है, यानी कि ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग मास एंड इंक्रीजिंग नंबर, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सेल, नॉट इंडिविजुअल। ठीक है, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिवली इवेंट्स है, यानी अलग अलग इवेंट है। क्या भाई? एक अलग अलग इवेंट्स है हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स में। ठीक है, लेकिन यूनिसेलुलर में दोनों क्या है? लगभग सेम ही है, एक दूसरे का सिनोनिम्स हम यूज कर सकते हैं। अब हम दूसरा कैरेक्टर्स देखेंगे ग्रोथ के बाद। क्या? रिप्रोडक्शन। क्या? रिप्रोडक्शन। तो हेडिंग देंगे रिप्रोडक्शन। ग्रोथ में आप इंट्रिंसिक ग्रोथ याद रखिएगा, और एनिमल में डिटरमिनेंट ग्रोथ देखने को मिलता है और प्लांट में इनडिटरमिनेंट ग्रोथ देखने को मिलता है। ठीक है, साथ में एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, सारा चीज आपका क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग देंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या, ऑर्गेनिज्म अपने नंबर को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं? अपने नंबर को
इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। चलिए देख लेते हैं जो भी एनसीईआरटी का लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या पहला तो है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये दोनों क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन, अब एक काम है, इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल। नेक्स्ट क्या है भाई? इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, in unicellular organism growth and reproduction are synonyms. क्लियर? तो ये सब चीज ध्यान रखेंगे। रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे। आपको पता है ये जो चैप्टर है ना पूरा द लिविंग वर्ल्ड, ये एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, लेकिन इसको छोड़ नहीं सकते हैं। समझ आ गया? क्योंकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट बनेगा इसमें आगे चल के, बहुत सारे टर्म्स को देखेंगे, टेक्सोनॉमी को समझेंगे, ठीक है, इसलिए आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या भाई? दो तरह का होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। नेक्स्ट गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन भी नहीं होता है, जिसमें मियोसिस, जिसमें मियोसिस भी नहीं होता है, ठीक है। मियोसिस वैसा सेल डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। मतलब पेरेंट सेल के पास अगर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है तो डॉटर सेल के पास हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाता है। वैसे सेल डिवीजन को क्या कहते हैं? मियोसिस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलता है, गैमेट फॉर्मेशन देखने को मिलता है और मियोसिस देखने को मिलता है। मन में सवाल आता है कि सर जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था ही तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों इवॉल्व हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा एडवांटेजियस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में। कैसे सर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? वेरिएशन देखने को मिलता है। वेरिएशन का मतलब चेंजेस देखने को मिलता है, और जहां पे चेंजेस होता है वहां पे होता है इवोल्यूशन। क्या होता है? इवोल्यूशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन को प्रमोट करता है। क्या करता है? इवोल्यूशन को प्रमोट करता है, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा एडवांटेजियस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन आता है वो कैसे अराइज होता है? तो फर्टिलाइजेशन होगा, यानी डिफरेंट गैमेट का फ्यूजन होगा, तब भी क्या होगा? वेरिएशन आएगा। सोचो ना कि एक ऑफ स्प्रिंग बन रहा है, ये हो गया पेरेंट में फादर और ये हो गया मदर। फादर का जो गैमेट्स बना उसके पास, इस गैमेट्स के पास इनका कैरेक्टर, और मदर का जो गैमेट हुआ इस गैमेट्स के पास इनका कैरेक्टर। जब दोनों को फ्यूज करेंगे स्पर्म और ओवम को तो क्या बनेगा? जाइगोट बन जाएगा। क्या बनेगा भाई? जाइगोट बनेगा। अब ये जाइगोट ये दोनों से मिलता जुलता है लेकिन दोनों से अलग है, और जहां पे बोलेंगे अलग है वहां पे आ जाएगा वेरिएशन। क्या आ जाएगा? वेरिएशन। तो फर्टिलाइजेशन के कारण भी वेरिएशन। गैमेट फॉर्मेशन होता है मियोसिस से, और जहां पे मियोसिस वहां पे रिकॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है, डीएनए में चेंज होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन को प्रमोट करता है। क्या?
इवोल्यूशन को प्रमोट करता है, वेरिएशन को प्रमोट करता है, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा एडवांटेजियस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से भी होता है, स्पोर फॉर्मेशन से भी होता है, बडिंग से भी होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स का प्रोडक्शन होगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एनसीईआरटी बोलता है एल्गी और फंजाई में ऐसा होता है। किसमें होता है? एल्गी एंड फंजाई में ऐसा होता है। नेक्स्ट, बडिंग से भी आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं बाय बडिंग। बडिंग से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी 10th क्लास में पढ़ के आया, किसमें? हाइड्रा में होता है। और किसमें होता है? ईस्ट में होता है। किसमें होता है भाई? हाइड्रा और ईस्ट में जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो बडिंग के थ्रू होता है। बडिंग। नेक्स्ट, फ्रेगमेंटेशन। क्या? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस फंजाई में। क्या? फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस फंजाई में, फिलामेंटस एल्गी एंड फंजाई में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। उसके अलावा प्रोटोनीमा ऑफ मॉस। क्या? प्रोटोनीमा ऑफ मॉस में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, प्रोटोनीमा ऑफ मॉस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। प्रोटोनीमा ऑफ मॉस क्या है भाई? देखो, ब्रायोफाइट का जो प्लांट बॉडी होता है ना, हम देखेंगे जब प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तब। ये ब्रायोफाइट के प्लांट बॉडी को क्या कहते हैं? प्रोटोनीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोनीमा कहते हैं। तो वहां पे हम देखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ट्रू रीजनरेशन के थ्रू भी रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है बाय ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन से भी रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है और ऐसा होता है प्लेनेरिया में। किसमें होता है भाई? प्लेनेरिया में होता है। तो ये था पूरा रिप्रोडक्शन के बारे में। आपको पता है ये जो रिप्रोडक्शन है ना, इसको भी लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं बोला गया है। याद है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा क्यों हुआ सर? ये डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है? देखो, ग्रोथ लिविंग में भी होता था और नॉन लिविंग में भी होता था, इसलिए ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं कहते हैं। लेकिन इंट्रिंसिक ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है? लिविंग में होता है। इसलिए इंट्रिंसिक ग्रोथ को लिविंग का डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं। रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग फीचर नहीं कहते हैं, या डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं कहते हैं। किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ठीक है ना, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं? नहीं। तो जब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं तो रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर कह ही नहीं सकते। डिफाइनिंग फीचर तो वो है कि कोई एक्सेप्शन ना हो। अनएक्सेप्शनली लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर किसी फीचर्स को, किसी कैरेक्टर्स को शो करेंगे, वो उसका क्या बनेगा? डिफाइनिंग फीचर या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बनेगा। लेकिन ठीक है, रिप्रोडक्शन सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं? नहीं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। आप जानते हैं वर्कर बी। क्या? वर्कर बी ये पार्थेनोजेनेसिस से बनता है, अनफर्टिलाइज्ड एग से बनता है, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। म्यूल, खच्चर, ये स्टेराइड होता है। म्यूल जो बनता है ना, म्यूल, ये हॉर्स और डोंकी दो डिफरेंट स्पीसीज के आर्टिफिशियल क्रॉस कराने से बनता है। क्या? म्यूल। क्या बनता है? म्यूल। अब जो दो डिफरेंट स्पीसीज से मिलके बनेगा ना म्यूल, ये भी क्या होता है? स्टेराइड होता है। ये भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये भी रिप्रोडक्शन नहीं करता है। तो क्या इसको लिविंग नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। ये लिविंग है, लेकिन ठीक है, रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी इसके पास नहीं है।
बहुत सारे ऐसे कपल होते हैं, ह्यूमन कपल होते हैं जो लिविंग है लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, किसी कारण से उनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। तो क्या वो लिविंग नहीं है? बिल्कुल वो लिविंग है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं लेकिन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, इसलिए रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर नहीं कहा गया है, डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं कहा गया कि भाई ये डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं। डिफाइनिंग कैरेक्टर, डिफाइनिंग फीचर तो वो होगा ना जो अनएक्सेप्शनली सारे ऑर्गेनिज्म में होगा। क्लियर है? क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे खत्म होता है। आप नोट्स जरूर मेंटेन कीजिएगा। नोट्स में अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको जरूर पूछेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन के बाद मेटाबॉलिज्म। क्या? मेटाबॉलिज्म। तो समझ में आया, रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं लेकिन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, जैसे स्टेराइल ह्यूमन कपल, जैसे म्यूल, जैसे वर्कर बी, ये सब रिप्रोडक्शन नहीं करते लेकिन फिर भी ये क्या है? बोलो ना, फिर भी ये क्या है? लिविंग। आगे आते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन में। क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है सर? तो सर तब से बता रहे हैं क्या, सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग रिएक्शन। सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग रिएक्शन क्या कहलाता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाता है। एक बार फिर से, सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग रिएक्शंस अकर इन आवर बॉडी क्या कहलाता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाता है। तो हेडिंग देंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन। अच्छा, इस चैप्टर का आपको कंप्लीट सीट तो नहीं मिलेगा लेकिन इसका क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये छोटा सा इंट्रोडक्टरी चैप्टर है तो इसका क्वेश्चन आपको मिलेगा और नेक्स्ट चैप्टर से सीट आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। एनसीईआरटी का जो थ्योरी दिया है वो सफिशियंट है, आपका नोट्स तो सफिशियंट है। क्लियर? तो नोट्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एनसीईआरटी, है ना। ऐसा नहीं हम बोलेंगे कि नोट्स ही बस इंपॉर्टेंट, नहीं, तो बहुत सारे डायग्राम्स भी दिए हुए हैं एनसीईआरटी में और उस डायग्राम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। क्या? मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म। क्या होता है भाई मेटाबॉलिज्म? सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी, सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग रिएक्शन sum total of all living reaction occurring in our body is metabolism। ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है ना, मेटाबॉलिक रिएक्शन, इसको आप अगर बॉडी के अंदर कर रहे हैं तो ठीक है, ये लिविंग को बनाता है। हम आज लिविंग है, क्यों? क्योंकि भाई मेरे पास मेटाबॉलिक एक्टिविटी फंक्शनल है। हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी को शो कर रहे हैं। हम डाइजेशन करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन करते हैं, उसके अलावा उस फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उसके अलावा एक्सक्रीशन होता है, उसके अलावा नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा है। ये सारा क्या है? ये सारा फंक्शनिंग क्यों हो रहा है? ये सारा फंक्शनिंग हो रहा है मेटाबॉलिक रिएक्शन से। किसके कारण? मेटाबॉलिक रिएक्शन। दुनिया में अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है, दुनिया में अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है, इसका मतलब उसके अंदर बहुत सारा क्या हो रहा है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है। मेटाबॉलिक रिएक्शन के ही कारण हम और आप क्या है? आज लिविंग है। ये मेटाबॉलिक रिएक्शन जिस दिन भी ब्रेक हुआ, खत्म हुआ, रुका, उस दिन हम भी क्या हो जाएंगे? समझ गए? आगे तो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है ना, अगर हम मेटाबॉलिक रिएक्शन को अपने बॉडी से बाहर भी करते हैं ना, तो क्या उसको नॉन लिविंग बोलेंगे? नहीं। अगर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारे बॉडी के बाहर होता है, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सुने होगा ना, टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन होता है। क्या? टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन होता है। कल्चर मीडियम में जाइगोट को बनाते हैं और जाइगोट को फिर ह्यूमन बॉडी के अंदर डाल देते हैं। जो जाइगोट का फॉर्मेशन हमारे बॉडी के बाहर हो रहा है, क्या वो नॉन लिविंग है? नहीं, वो नॉन लिविंग नहीं है। अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारे बॉडी के बाहर होगा तो वो गारंटी है कि क्या होगा? लिविंग होगा। क्या होगा? लिविंग होगा। बस वो मेटाबॉलिक रिएक्शन होना चाहिए। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर हो या हमारे बॉडी के बाहर हो, उसको नॉन लिविंग हम नहीं कह सकते, उसको क्या कहते हैं? लिविंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिविंग कहते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे
मेटाबॉलिक रिएक्शन। और मेटाबॉलिक रिएक्शन हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारे बॉडी के इनसाइड होगा, यानी इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी या इनसाइड द सेल। तो वो क्या बनाएगा, वो हमको लिविंग बनाएगा। क्या बनाएगा भाई, लिविंग बनाएगा। लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द सेल, कहां पे होगा, आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल या बॉडी, इन टेस्ट ट्यूब। अगर आप टेस्ट ट्यूब में मेटाबॉलिक रिएक्शन कराते हैं तो क्या इसको लिविंग बोलेंगे? बिल्कुल लिविंग तो नहीं बोल सकते, लेकिन नॉन लिविंग भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेकिन वो लिविंग है, ठीक है। एनसीईआरटी बोलता है कि भाई अब देखो, लिविंग तो उसको बोलेंगे जिसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन के साथ और भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा, ठीक है। तो अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारे बॉडी के बाहर हो रहा है तो उसको नॉन लिविंग नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ वो लिविंग रिएक्शंस है तो बोलेंगे नॉट नॉन लिविंग बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। तो ये क्या है भाई, एक तरह का लिविंग रिएक्शन है। क्या है, लिविंग रिएक्शन। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारे बॉडी के बाहर हो या हमारे बॉडी के अंदर हो, वो क्या है, एक लिविंग रिएक्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है ना, वो डिफाइनिंग फीचर है ऑर्गेनिज्म का। कैसे सर, अनएक्सेप्शनली मेटाबॉलिक रिएक्शन जहां पे भी होगा, जैसे भी होगा, चाहे हमारे बॉडी के अंदर होगा या हमारे बॉडी के बाहर होगा, उसको हम लिविंग मानेंगे। क्या मानेंगे भाई, लिविंग मानेंगे, लिविंग रिएक्शन मानेंगे। तो कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो मेटाबॉलिक क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिज्म क्या हो गया, एक डिफाइनिंग फीचर हो गया। क्या हो गया, डिफाइनिंग फीचर हो गया। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है, इसका मतलब उसमें मेटाबॉलिज्म है, उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है। जिस दिन मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगा उस दिन वो क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग हो जाएगा, उस दिन उसका डेड मतलब डेथ हो जाएगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इंपॉर्टेंट करके, मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ, क्या लिखेंगे, मेटाबॉलिज्म इज metabolism is defining feature of metabolism is a defining feature of all living organism without exception। बिना किसी एक्सेप्शन के जो मेटाबॉलिज्म है या मेटाबॉलिक रिएक्शन है, वो क्या है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। आगे कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब है कि भाई सेल के अंदर आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन होगा। कहने का मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का फॉर्मेशन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का फॉर्मेशन करेगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, लाइसोसोम क्या करेगा भाई, फॉरेन सब्सटेंस को किल करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी है। अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का बात करें तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब होता है डिवीजन ऑफ लेबर। क्या, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का कहने का मतलब है ग्रुप ऑफ सेल एक अलग तरह का फंक्शन करेंगे। मतलब जो हमारे टंग का टिश्यू है, टंग का सेल है, ये टेस्ट का काम करेगा, आईज का सेल देखने का काम करेगा, कान का सेल सुनने का काम करेगा, हमारे हाथ और पैर के सेल सेंसेशन फील करने का, टच को फील करने का काम करेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी लिविंग रिएक्शंस हैं, सॉरी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे बॉडी का यानी ह्यूमन सिस्टम का क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। क्या भाई, डिफाइनिंग फीचर है। याद करो 3 डिफाइनिंग फीचर था, कौन कौन सा, पहला तो हो गया
मेटाबॉलिज्म, दूसरा हो गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा था कॉन्शसनेस। क्या था? कॉन्शसनेस। ये तीनों क्या है? डिफाइनिंग फीचर है। क्या है? डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, यानी अनएक्सेप्शनली सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सब पाए जाते हैं। क्लियर है? कॉन्शसनेस का जो कहानी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए खैर यहाँ पे आइए, तो क्या बोल रहे थे हम? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है? डिफाइनिंग फीचर है। तो नेक्स्ट पॉइंट देंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। Cellular organization is the defining cellular organization of a body is defining feature of life। ठीक है, तो वो एक बात याद रखना, फीचर और प्रॉपर्टी। रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है, मेटाबॉलिक रिएक्शन डिफाइनिंग फीचर है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर है, लेकिन कॉन्शसनेस क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉन्शसनेस। तो अभी तक हम क्या क्या पढ़े? अभी तक हम पढ़ लिए ग्रोथ के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम पढ़ेंगे क्या? कॉन्शसनेस। ठीक है, तो आते हैं कॉन्शसनेस पे। कॉन्शसनेस जो है ना वो टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड है ना। कॉन्शसनेस को समझना थोड़ा सा टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो लिखेंगे टेक्निकली मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड या टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड है ये। टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है क्या? कॉन्शसनेस, बट एंड मोस्ट ऑब्वियस फीचर ऑफ and most obvious feature of all living organism, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये मोस्ट ऑब्वियस फीचर है। समझ में आ गया? कॉन्शसनेस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिना एक्सेप्शन के क्या है? ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो लिखेंगे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ all living organism। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, एक डिफाइनिंग गुण है। समझ में आ गया? क्या? कॉन्शसनेस किसी भी ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी है। देखो मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर है। क्या है? डिफाइनिंग फीचर है, लेकिन कॉन्शसनेस क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। याद रखना है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? कॉन्शसनेस कहलाता है। आगे आते हैं, हम ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं। क्या सर प्लांट कॉन्शस होते हैं? बिल्कुल प्लांट कॉन्शस होते हैं। प्लांट्स में आप देखिएगा तो एक सर्टेन सीजन में ही जाके फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होगा। आम, लीची देखो ना, ये कॉन्शस है अपने सराउंडिंग के प्रति। इसको पता है कि भाई हमको गर्मी के दिन में, मतलब समर सीजन में ही क्या करना है? फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करना है। एक सर्टेन टाइम तक अगर लाइट रहेगा, एक सर्टेन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मिलेगा, तभी हम में क्या हो सकता है? फ्रूटिंग और फ्लावरिंग हो सकता है। तो प्लांट कॉन्शस है। प्लांट्स क्या भाई? कॉन्शस है। तो प्लांट्स भी कॉन्शस होते हैं और एनिमल भी कॉन्शस होता है। प्लांट्स अपने सराउंडिंग में टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, वाटर, फोटो पीरियड का मतलब होता है कितने समय तक लाइट प्रेजेंट होगा, उसके लिए भी क्या है भाई? कॉन्शस है। तो प्लांट्स में जो फोटो
पीरियड्स के बेसिस पे प्लांट्स में फोटो पीरियड्स के बेसिस पे फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होता है। यानी प्लांट रिस्पॉन्स कर रहा है। प्लांट क्या है भाई, कॉन्शियस है, अपने सराउंडिंग को लेके प्लांट्स कॉन्शियस है। एनिमल भी अपने सराउंडिंग्स को लेके कॉन्शियस होते हैं। अगर उनको गर्मी लगेगा तो कहीं ठंडा सा जगह पेड़ के नीचे जाके छिप जाएंगे, समझ में आ गया, या कहीं भी अपने सुटेबल इन्वायरमेंट को ढूंढेंगे, समझ में आ गया। तो एनिमल भी कॉन्शियस होते हैं और प्लांट्स भी कॉन्शियस होते हैं, क्लियर है। लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस बस कुछ ही ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब कॉन्शियस प्लस इंटेलिजेंस अगर जुड़ जाएगा तो क्या कहलाएगा, सेल्फ कॉन्शियसनेस। और सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ही जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, जैसे कि ह्यूमन। कुछ ऑर्गेनिज्म ही सेल्फ कॉन्शियस होते हैं जैसे कि ह्यूमन। जैसे अगर आप डॉग को एक थप्पड़ मारिए तो भौं भौं, समझ में आ गया। अगर डॉग को कोई उसका मालिक भी एक थप्पड़ मारेगा उसको भी क्या करेगा, वो भौं भौं, समझ में आ गया। यानी कहीं से भी वो रिस्पॉन्स कर रहा है तो सेम रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है, वो कॉन्शियस है। लेकिन अगर आपका दोस्त एक थप्पड़ मारे तो आप सेल्फ कॉन्शियस है, आप उसको 2 थप्पड़ मार दीजिएगा, समझ में आ गया। लेकिन अगर टीचर आपको मारे, हम आपको एक थप्पड़ लगाते हैं तो आप फिर भी सेल्फ कॉन्शियस है। मन में आएगा कि भाई ये तो मास्टर है ना, गुरुजी इनको थप्पड़ नहीं मारना है, ठीक है मार दिया तो मार दिया, माफ कर देते हैं, समझ में आ गया। तो इस तरह वाला बात, तो ये क्या हो जाएगा, सेल्फ कॉन्शियस होगा। तो आप पलट के अपने टीचर्स को थप्पड़ नहीं मारते हैं, लेकिन आपका दोस्त एक थप्पड़ मारता है तो मार देते हैं। यानी आप क्या है, सराउंडिंग्स को लेके सेल्फ कॉन्शियस है। क्या है भाई, सेल्फ कॉन्शियस है। आपका इंटेलिजेंस वर्क करता है आपके साथ। लेकिन सर्टेन और दूसरे ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस तो होते हैं लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। आया समझ में। तो सेल्फ कॉन्शियस कुछ ही ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि ह्यूमन हो सकता है, डॉल्फिन्स हो सकता है, बहुत बड़े बड़े प्रीडेटर्स होते हैं। प्रीडेटर्स भी बहुत सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। कैसे सर, कैसे, तो जो टाइगर हो गया, लायन हो गया, वो जंगल में अपने स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन रखते हैं। उसको पता है किस ऑर्गेनिज्म को मार के खाना चाहिए और किसको मार के नहीं खाना चाहिए। तो जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, अपने सराउंडिंग को लेके सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, क्लियर है। आगे आते हैं, सेल्फ कॉन्शियस वाला बात समझ में आ गया, कॉन्शियस वाला बात समझ में आ गया। एनसीईआरटी में लिखता है कि ठीक है भाई, कॉन्शियस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। कॉन्शियस सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, कॉन्शियसनेस सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। लेकिन उस पर्सन के बारे में आप क्या कहेंगे जो कोमा में चला गया है। कहां पे चला गया है, कोमा में चला गया है। वो आपके बात को सुनेगा, समझेगा, लेकिन आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। क्या, और अगर रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा इसका मतलब उसका ब्रेन डेड हो चुका है। क्या, ब्रेन डेड हो चुका है। तो वैसे पर्सन को आप लिविंग बोलेंगे या डेड कहेंगे। हाँ भाई, वैसा पर्सन जो कोमा में चला गया है वो लिविंग है या डेड है। वो आपके बातों को सुनता है लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो कॉन्शियस तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। क्या, अगर वो कॉन्शियस नहीं है, उसका ब्रेन डेड है, तो वो लिविंग है या डेड है। सर वो लिविंग है। क्या है, वो लिविंग है। तो कोमा में गया व्यक्ति भी लिविंग है लेकिन वो कॉन्शियस नहीं है, फिर भी बिल्कुल। एनसीईआरटी लिखता है कि वैसे पर्सन जो कोमा में गए हैं उसको हम लिविंग बोलेंगे। उनमें जो कॉन्शियसनेस होता है वो सेल्यूलर लेवल पे कॉन्शियसनेस होता है। क्या, सेल्यूलर लेवल पे कॉन्शियसनेस होता है। सेल्यूलर लेवल पे कॉन्शियसनेस कहने का मतलब है, अगर आदमी भाई अगर वो जिंदा है, कोमा में है, तब भी तो उसको पाइप से क्या दिया जाता है, फूड दिया जाता है। यानी हमारे बॉडी का, उस व्यक्ति के बॉडी का जो सेल्स है वो रिस्पॉन्स कर रहा है। जो न्यूट्रिएंट जा रहा है फूड पाइप के थ्रू वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर वो सांस ले रहा है तो फूड से क्या कर रहा है, एनर्जी ऑब्टेन कर रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें एक्सक्रीशन का प्रोसेस चल रहा है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा है, डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, न्यूट्रिशन का प्रोसेस चल रहा है। यानी सेलुलर लेवल पे तो बॉडी रिस्पॉन्स कर ही रहा है। अगर बैक्टीरिया उसके बॉडी में जाना चाह रहा है ना, तो उसके बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको मार के भगाने का कोशिश कर रहा है। इसका मतलब कॉन्शियस में गया हुआ व्यक्ति, कोमा में गया हुआ पर्सन भी क्या होता है, कॉन्शियस होता है, लेकिन वो सेलुलर लेवल पे कॉन्शियस होता है। उसका बॉडी का हर एक सेल रिस्पॉन्स करता है। ये बात अलग है कि उसका ब्रेन रिस्पॉन्स नहीं करता है। कोमा का मतलब होता है पर्सन कहां पे चला गया है, ब्रेन डेड में चला गया है। उसका ब्रेन नहीं काम कर रहा है, लेकिन ठीक है उसका सेल तो रिस्पॉन्स कर रहा है। हमारे बॉडी का ईच एंड एवरी सेल अपने सेल का ख्याल रखना जानता है। समझ में आ गया। तो सेलुलर लेवल पे कॉन्शियसनेस होता है। क्लियर है। नेक्स्ट यहां तक हो गया पूरा प्रॉपर्टी कॉन्शियसनेस। पूरा लिविंग का हम लोग प्रॉपर्टी देख लिए।
और ये आपको पता ही है कि हम अपने इन्वायरमेंट से क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। हम उसको CO2 देते हैं, उससे ऑक्सीजन लेते हैं, सराउंडिंग में ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड, ये सब का हमारे बॉडी पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अफेक्ट होता है, ठीक है। और हम इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा, तो इंटरैक्शन होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कुछ प्रॉपर्टी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या था, पहले तो ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कॉन्शसनेस हो गया। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का प्रॉपर्टी भी इसके पास होता है यानी सेल्फ रेप्लिकेटिंग कहने का मतलब है इनमें डीएनए का कॉपी बनता है। क्या बनता है, डीएनए का कॉपी बनता है। ये अपने नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हैं अगर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो। क्लियर है। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखता है, क्या, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ये एनसीईआरटी का लाइन इंपॉर्टेंट है लिखना। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर all living organisms are self-replicating, self-regulating, self-replicating, self-regulating, self-replicating, self-regulating, evolving and interactive system, and interactive system, and interactive system। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं, इवॉल्विंग होते हैं और इंटरैक्टिव सिस्टम होते हैं। यानी सराउंडिंग के साथ क्या कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं। And interactive system capable of responding, capable of responding to external stimuli। चलिए, तो ये था पूरा एनसीईआरटी का एक कॉन्सेप्ट लिविंग के बारे में। आप ये सारे पैराग्राफ को जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है जरूर पूछेंगे। कोई भी लाइन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसका इस फोटो लेके, ठीक है, अपने कमेंट सेक्शन में भेजिएगा, पूछेगा कि सर ये लाइन समझा दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है, कैसे भी, लेकिन छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन यहां से जरूर आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है ये जो लिविंग रिएक्शंस है ना, लिविंग फिनोमेना है, हम आपकी जो लिविंग स्टेट में है, ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस के कारण है। और मेटाबॉलिक रिएक्शन कहने का मतलब है कुछ मॉलिक्यूल टूटता है और कुछ मॉलिक्यूल बनता है, या कुछ मॉलिक्यूल बनता है तो कुछ मॉलिक्यूल टूटता है। यानी हमेशा केमिकल रिएक्शन होता रहता है और यही केमिकल रिएक्शन मिलके हमको, आपको, प्लांट को, बैक्टीरिया को, इस सबको क्या बनाता है, लिविंग बनाता है। तो ये जो सारे लिविंग फेनोमेना होते हैं ना, ये मॉलिक्यूल्स के, एटम्स के इंटरैक्शन के कारण होते हैं। जिस दिन ये इंटरैक्शन खत्म होता है उस दिन ये लाइफ खत्म होता है। अब तुमको पता है कि हमारा जो लाइफ है ना, हम जो इंडिविजुअल है वो किसके बने हुए हैं, हम बने हुए हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, विटामिन, मिनरल्स, इन सब के से मिलके बने हुए हैं। तो हम लिविंग है। लेकिन क्या आप एक कटोरी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सारे मटेरियल को रख दीजिएगा, विटामिन, मिनरल्स, क्या वो लिविंग है, लिविंग के जैसा एक्ट करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जो बाहर आप मॉलिक्यूल्स को रखे हुए हैं उसमें लिविंग रिएक्शन नहीं हो रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं हो रहा है। हाँ, अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन शुरू हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, लिविंग बोलेंगे। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग फेनोमेना क्यों होता है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरैक्शन होता है। क्या? मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरैक्शन होता है। एनसीईआरटी बोलता है कि कोई भी टिश्यू का जो प्रॉपर्टी है, कोई भी टिश्यू का प्रॉपर्टी है, वो उसमें प्रेजेंट सेल के कारण नहीं है। उस सेल में कैसा इंटरैक्शन है, वो इंटरैक्शन उस टिश्यू का प्रॉपर्टी को बताता है। एक बार फिर से, कोई भी टिश्यू के पास जो प्रॉपर्टी है उसमें प्रेजेंट सेल के कारण नहीं है, सेल में कैसा इंटरैक्शन है, और जैसा इंटरैक्शन होगा सेल के बीच वैसा टिश्यू का क्या होगा, प्रॉपर्टी होगा। सही बात है। हमारा जो टंग का सेल है वो टेस्ट को रिसीव करता है, तो
ये टंग क्या हो गया, एक ऑर्गन हो गया। ऑर्गन क्या है, बहुत सारे टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। टिश्यू क्या है, बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है। तो इस सेल के बीच कैसा इंटरेक्शन है, ये क्या करते हैं, टेस्ट को रिसीव करने का काम करते हैं। तो टिश्यू वैसा काम करता है और टिश्यू वैसा काम करता है तो ऑर्गन ही वैसा काम करता है। तो अल्टीमेटली सेलुलर इंटरेक्शन के कारण किसी भी टिश्यू या ऑर्गन का क्या होता है, फंक्शनिंग होता है। कोई सा भी सेल है ना, कोई सा भी सेल है तो सेल का फंक्शनिंग किसके कारण होगा, तो सेल में प्रेजेंट ऑर्गेनेल्स के कारण नहीं होगा, सेल में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स के बीच कैसा इंटरेक्शन है उसके कारण होता है। क्लियर है। हमारा जो सोसाइटी है उसमें प्रेजेंट लोगों के कारण सोसाइटी नहीं होता है, उसमें प्रेजेंट सोसाइटी में प्रेजेंट जो पीपुल है उनके बीच इंटरेक्शन कैसा है। अगर पॉजिटिव इंटरेक्शन है सोसाइटी बहुत अच्छा है। क्लियर है। निगेटिव इंटरेक्शन है सोसाइटी क्या है भाई, बेकार है। तो बस ये सब कुछ एक बेसिक फंडामेंटल था लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो प्रॉपर्टी होता है उसमें इंटरेक्शन के कारण होता है, मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन के कारण होता है। क्लियर है। उसमें प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स के कारण नहीं होता है। तो ये सब बात एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप उसको एक बार जरूर पढ़िएगा। देखो, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे ना तब तक एक जानने का इच्छा नहीं आएगा। समझ में आ गया, जानने का इच्छा। अगर जब तक क्यूरियोसिटी नहीं आएगा तब तक हम आपको सिखा ही नहीं सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी करना, खुद को समय दीजिए। ठीक है। इस लॉकडाउन में आपके पास बहुत सारा समय है और ये समय आप खुद के लिए निकालिए, खुद को समय दीजिए। कैसे आप अपने क्वालिटी को इनहेंस कर सकते हैं, कैसे अपने इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं। आने वाला जो समय है, ठीक है, वो बहुत चैलेंजिंग है और बहुत वेरिएबल है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, खुद को प्रिपेयर करके रखना होगा कि कैसा भी सिचुएशन हो हम क्या करेंगे, राइज करेंगे। तो राइज करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको खुद को समय देना होता है। क्लियर। तो आप सेल्फ स्टडी जरूर करेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी जरूर पढ़ेंगे। कोई भी डाउट होता है आप पूछेंगे। क्लियर है। थैंक यू।